हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पासिंग ऑफ अर्थर, जो कंपोज की गई है ए.एल. टेनीसन के द्वारा। ए.एल. टेनीसन के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। ए.एल. टेनीसन का जन्म 1809 में सॉमस बाय लिंकनशायर में हुआ था, जो इंग्लैंड में है। और इनका जन्म, इनके फादर एक क्लर्जीमैन थे और इन्होंने जो शुरुआती जो अपनी एजुकेशन हासिल की है वो ग्रामर स्कूल से की थी, वही लोकल ग्रामर स्कूल से। उसके बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। इन्हें वर्ड्सवर्थ के बाद जो ये सक्सेसर रहे इनके नोबल या जो पोएट लॉरेट के तौर पर, और इनकी कुछ पोएम्स हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं, जिनका नाम है, जिनमें से मैं कुछ खास आपको बताने जा रहा हूँ। इन मेमोरियम, द लोटस ईटर्स, द लेडी ऑफ शेलॉट और मॉडे अर्थर। इसके अलावा ये जो पोयम है, ये इस पोयम के बारे में भी हम थोड़ा सा पता कर लें कि इस पोयम को मॉडे द अर्थर का एक पार्ट लिया गया है, जिसमें किंग अर्थर की स्टोरी के बारे में बताया गया है। इस पोयम में किंग अर्थर के बारे में बात की। किंग अर्थर 6th सेंचुरी एडी में इंग्लैंड में एक किंग था, बहुत फेमस किंग था, और अपने साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाता था। लेकिन कुछ पेगन सैक्सन इन्वेडर्स जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने धोखे से उनके राज्य पर हमला किया, जिसमें राजा अर्थर यानी किंग अर्थर और उसके जो फेवरेट नाइट्स हैं या सोल्जर्स हैं वो बुरी तरह से घायल हुए, और खुद राजा किंग अर्थर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। तब उन्होंने अपने आप को रिकवर करने के लिए एवेलाइन नाम के एक आइलैंड पर जाने का फैसला किया अपनी रानियों के साथ, और वो वहां पर विदाई के लिए तैयार है, नाव में बैठे हुए हैं। तब उनके जो फेवरेट सोल्जर्स हैं, नाइट्स हैं, जिनमें सर बेडेवेयर भी हैं, वो आए हैं उनको विदा करने के लिए। और बहुत ही भावुक, बहुत ही जज्बाती लम्हे हैं ये, जहां पर उनकी विदाई बहुत ही दुख भरी है। लेकिन इस हालात में किंग अर्थर अपने चाहने वालों को, अपने हमदर्दों को, किंग बेडेवेयर को और दूसरे नाइट्स को सांत्वना देने के लिए पोएम की शक्ल में कुछ बातें कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो दो इन लाइनों में कहा गया है, इन लाइंस में कहा गया है। वो है कि सबसे पहले हमें जो भी प्रकृति के बदलाव हैं, नेचर के चेंजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करना, उनको कबूल करना, उनको स्वीकार करना आना चाहिए, और हमें कबूल करना चाहिए जो कुछ भी चेंजेस हैं। आज हमारा टाइम है, कल हमारे आने वाले हमारी पोजीशन को लेंगे, उसके बाद उनसे आगे आने वाले, उसके बाद उनसे आगे आने वाले। तो ये प्रकृति का नियम है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी से, और बहुत ही एक्सेप्टेबल अंदाज में हमें इसको गॉड की विश को सामने रखते हुए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरी पॉइंट जो बात कही है, जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वो कवि ने कही है किंग अर्थर के द्वारा कि हमें ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास रखने के साथ साथ हमें ईश्वर से दुआ करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए सभी के लिए, जिनको वो अपना दोस्त कहता है, खुद के लिए भी और सारी दुनिया की इंसानों के लिए उसे दुआ करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर से बहुत सारे मामले बदल जाते हैं। तो चलिए अब इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि इसमें किंग अर्थर जब विदा हो रहा है तो वो सांत्वना देने के लिए अपने जो नाइट है, फेवरेट नाइट है, सर बेडेवेयर, उनसे क्या कहते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज कहते हैं नाव को, नाव में बैठे हुए हैं किंग अर्थर। जब वो बहुत दुखी हैं सर बेडेवेयर, तो वो उठते हैं धीरे धीरे और उठकर ये वर्ड्स बोलते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराना सिस्टम बदलता है नए को जगह देने के लिए। ठीक है, तो क्या सिस्टम बदल रहा है? पुराना जो ऑर्डर है वो चेंज होगा नए को जगह देने के लिए। अब जब तक जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अगर नहीं चेंज होंगे तो नए आने वालों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर चुके हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर चुके हैं। जबकि अगर वही चलते चले जाएंगे तो फिर नए को मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों को आगे एनकरेज करना चाहिए। और अब हमें, जब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर लिया है, तो अब हमें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, नयों को जगह देने के लिए।
किंग आर्थर राजा बेडिवर अपने नाइट बेडिवर को समझाते हुए कहते हैं कि हमें भी अब जाना होगा, बदलना होगा। अब हमें नए को जो हमारी जगह आया है उसको स्वीकार करना होगा। ये सिस्टम का, ये प्रकृति का नियम है और ये इनएविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता और इसको एक्सेप्ट करने में ही बेहतरी है। तो एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर अपने आप को, अपनी उपस्थिति को, अपनी वैल्यू को ईश्वर अच्छी तरह से दिखा देता है लोगों को कि हमेशा के लिए तुम इस दुनिया में नहीं आए हो, आज तुम हो, कल तुम्हारी जगह कोई दूसरा आएगा। इसलिए ईश्वर की प्लानिंग इंसानों की प्लानिंग से ज्यादा बेटर होती है और ईश्वर इसको जगह जगह पर, बात बात पर, कुछ वक्तों के बाद दिखाता भी है लोगों को कि देखो सिस्टम को बदलना होगा। क्यों? लेस्ट वन गुड सिस्टम कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि कहीं एक ही कस्टम अगर चलता रहेगा तो वो उसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों बिगड़ने के चांसेस होंगे? क्योंकि अगर जो भी सिस्टम है, सिस्टम में जो भी लोग मौजूद हैं, अगर उनको चैलेंज करने वाला, उनको बदलने वाला, उनसे क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं है, अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर वो जवाबदेही नहीं है उनके ऊपर, तो वो फिर तानाशाही की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर वो सब मनमानी करते हैं, सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। इसलिए सिस्टम का बदलना, नेतृत्व का बदलना, लोगों का बदलना, लीडरशिप का बदलना जरूरी है और ये ईश्वर करता है। कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी। अपने आप में सुख तलाशो, क्या सुख तलाशते हो मुझ में, यानी कि मेरी लाइफ अब पूरी हो चुकी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर दिया है, अब मैंने अपनी सर्विसेज को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया है। अब तुम अपने आप को तैयार करो, अपने आप में उन चीजों को ढूंढो जो मैंने दिया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं और जो कुछ भी मैंने काम किया है, जो भी अच्छा मैंने किया है, मे ही मतलब गॉड, ही गॉड के लिए आया हुआ है, विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए ईश्वर मुझे प्योर कर देगा, मेरे गुनाहों को, मेरी जो मिसडीड्स हैं उनको साफ कर देगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। बट दाओ, लेकिन तुम, इफ दाओ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाओ, यानी कि अब जैसी हालत में मैं हूं तो मेरे मौत आ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊं, तो क्या करना है तुम्हें? प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए, शांति के लिए दुआ करना, प्रे करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, क्योंकि प्रेयर से वो सारी चीजें बदली जा सकती हैं देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, यानी कि जो ये लोग ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, ईश्वर से नहीं मांगते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, कवि कहना चाहता है कि बहुत सारी चीजों को दुआ से, प्रेयर से बदला जा सकता है। और वेयर ऑफ लेट दाई वॉइस, इसलिए अपनी आवाज को उठाओ, राइज करो, राइज लाइक अ फाउंटेन। कैसे? फाउंटेन की तरह लगातार कंटिन्यूअसली प्रेयर में अपनी आवाज को उठाओ। फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए रात और दिन दुआ करने की कोशिश करो। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स, क्योंकि इंसान शीप और गोट्स यानी जानवरों से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता यदि अगर दैट नरिशेस द ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, अगर अकल होते हुए, ब्रेन होते हुए भी वो अपनी लॉजिक्स को, अपने रीजन को, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, तो और वो अंधी जिंदगी जीता है, तो वो जानवरों से, भेड़ बकरियों से भी बेहतर नहीं हो सकता। इफ नोइंग गॉड, और ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स टू प्रेयर, अगर वो ईश्वर के आगे प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, जानबूझकर भी, जानते हुए कि ईश्वर है उसके बावजूद भी वो ईश्वर के आगे अपने हाथ नहीं फैलाते हैं, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और उनके लिए, खुद के लिए और उनके लिए जिनको वो अपना मित्र कहता है, अगर उनके लिए वो प्रेयर नहीं करता है। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि ये सारी दुनिया ईश्वर की कदमों में है, उसके कंट्रोल में है, वो जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है,
वो हमारी दुआओं को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो चीज़ें बदल सकती हैं। जो हमारे नसीब में, जो हमारी किस्मत में लिखी हुई हैं, उनको प्रेयर से बदला जा सकता है कि ईश्वर बहुत बड़ा रहम करने वाला है, बहुत बड़ा कृपालु है, वो हम पर कृपा कर सकता है। अगर हम दुआ करें तो वो हमारी बुरी चीज़ों को, बुरी नसीब को भी अच्छी नसीब में बदल सकता है, क्योंकि सारी दुनिया उसके पैरों में है और उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। इसलिए जानते हुए भी कि ईश्वर है, उसके बावजूद भी अगर तुम प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठाते हो तो फिर तुम जानवरों से, भेड़ों से, बकरियों से भी बुरे हो, बदतर हो और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो। दिमाग होते हुए भी ब्लाइंडली फॉलो करते हो किसी को, तो आप भेड़ बकरियों से भी ज़्यादा बदतर हो। बट नाउ फेयरवेल। लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, मेरे जाने का समय आ चुका है। तो इस तरीके से किंग आर्थर अपने फेवरेट नाइट सर बेनिवेयर को ये वर्ड्स कहते हुए वहाँ से विदा लेते हैं, और ये विदाई बड़ी दर्द भरी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको मैंने स्क्रीन पर लिखकर अब ये दिखा रहा हूँ मैं, इसको आप देख लीजिए, इसको उतारिए, फोटो इसका आप ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या रुककर आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे जैसे हम पहले एज यूजुअल करते चले आए हैं। कोई भी जो स्टेंजा दिया हुआ है उस स्टेंजा के कुछ फ्यू वर्ड्स, जो दो या तीन वर्ड्स हैं, उनको हम उतारेंगे, डैश 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 लिखेंगे। उसके बाद आखिर की स्टेंजा की लाइन के जो 2-3 वर्ड्स हैं उनको लिखेंगे, और फिर हम शुरुआत करेंगे रेफरेंस से। रेफरेंस में लिखेंगे वही सब, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय A.L. टेनिसन। उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में वही सब जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद आप सेंट्रल आइडिया का बहुत बड़ा पार्ट इसमें लिखेंगे, जो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में दिया हुआ है, और ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट के बाद मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वो ज़्यादातर सेंट्रल आइडिया से ही है, उसको थोड़ा 1-2 वर्ड्स हमें ऊपर नीचे करने होंगे। तो इस तरीके से हमारी ये पोएम पूरी हो जाएगी। और उसके बाद अब हम करेंगे इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बाद हम इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो लाइक का बटन हिट करें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आई हो तो इसको कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ साथ कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे